अ, देखिए, जब परिस्थितियां तो हम अच्छी तरह से जान रहे हैं। जब इस देश में आर्य समाज और बहुत सारे चोल राजा और आगे के साम्राज्यों के बाद जब ऐसी परिस्थिति आई कि जब मुगलों ने हमारे देश में कदम रखा, तो हमारे बीच में एक सांप्रदायिक परिस्थितियां उत्पन्न हो रही थी, जो हिंदू और मुसलमान के तौर पे थी। तो उस विचारधारा को ध्यान रखते हुए जो गांधी जी की विचारधारा थी इस किताब में जो उन्होंने रखी थी, उन्होंने सीधा मैं मेन मुद्दे पे आ रहा हूँ, मैं बाकी मुद्दों पे नहीं जा रहा हूँ। जो सबसे बड़ा मुद्दा था कि गाय के लिए जो गौ हत्या गौवध थे, उसको बहुत बड़ा इशू उस समय हिंदू और मुसलमान के बीच झगड़ों का बहुत बड़ा रीजन देखा जा रहा था, जो आज भी है, लेकिन जो एक पर्टिकुलर इशू के तौर पे देखा जा रहा था। तो उसमें उनके जो विचार थे, तो उन्होंने कहा कि मैं गाय को पूजता हूँ, वैसे मैं मनुष्य को भी पूजता हूँ। जैसे गाय उपयोगी है, वैसे मनुष्य भी है। फिर चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू, उपयोगी है। तब क्या गाय को बचाने के लिए मैं मुसलमानों से लड़ूंगा? क्या मैं उसे मारूंगा? ऐसा करने में मैं मुसलमान का या गाय का दुश्मन बनूंगा। इसलिए मैं कहूंगा कि गाय की रक्षा करने का एक ही यही उपाय है कि मुझे अपने मुसलमान भाई के सामने हाथ जोड़ने चाहिए और उस देश के खातिर गाय को बचाने के लिए समझाना चाहिए। अगर वह ना समझे तो मुझे गाय को मरने देना चाहिए क्योंकि वह मेरे बस की बात नहीं है उसे रोकना या बचाना। अगर गा, मुझे गाय अत्यंत बेहद दया आती है, अगर गाय पर मुझे बेहद दया आती है तो अपनी जान दे देनी चाहिए, लेकिन मुसलमान की जान नहीं लेनी चाहिए। वही धार्मिक कानून है, ऐसा मैं तो मानता हूँ। मतलब गांधी जी की विचारधारा हम कई बार जब देखेंगे गौशाला वगैरह में, देखते हैं कि गांधी जी की प्रेरणा का स्रोत उसको माना जाता है। फिर हमारे धर्म तो है ही, धर्म के आधार पर हम मानते हैं। तो लेकिन जब उनके कंटेंट्स हम इस हिंद स्वराज में पढ़ते हैं, तो वह हिंद स्वराज जो हम आज सुनते हैं हम अपने चारों तरफ में, जो हमको बताया जाता है और उनके जो विचार के लिए हम सोचते हैं कि वो तो ऐसा हमारे लिए बोल के गए हों, लेकिन लिखा हुआ जो कंटेंट्स है वो बिल्कुल विरोधाभासी है। उन्होंने कंटेंट्स में एक ही बात बोली है कि अगर वह ना समझे मुझे गाय को मरने देना चाहिए। मतलब या तो हम उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हों और उनको बोलें कि आप इस गाय की रक्षा के लिए हाथ जोड़े, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो ना माने, है ना, अगर हम उन्हें समझाने में असफल रहते हैं, तो गाय को मरने देना चाहिए, लेकिन किसी मुसलमान की जान नहीं लेनी चाहिए। ये कंटेंट्स उस समय हिंद स्वराज में महात्मा गांधी जी ने रखे हैं। तो आप देख लीजिए, जो हम चीजों को समझ रहे हैं उनकी विचारधारा को समझने का प्रयास करें। उन्होंने बोला कि जो टेढ़ा नहीं देखना चाहते हैं, देखिए उन्होंने पहले शब्द टेढ़ा से शुरू किया, जो टेढ़ा नहीं देखना चाहते, जो सीधा देखने के लिए, मतलब बातों को इंटरप्रेट करके कोई विवाद का मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं, है ना। अगर वो देखें तो कुरान शरीफ में ऐसे सैकड़ों वचन होंगे जो हिंदुओं को मंजूर होंगे, और भगवत गीता में भी ऐसी कई बातें लिखी होंगी जिनके खिलाफ मुसलमान को भी कोई ऐतराज नहीं हो सकता। कुरान शरीफ का कुछ भाग मैं ना समझ पाऊं या कुछ भाग मुझे पसंद ना आए, इस वजह से क्या मैं उसे मानने वालों से नफरत करूं? झगड़ा दो ही कारण से हो सकता है। अब मेन कंटेंट है, झगड़ा दो ही कारण से हो सकता है। मुझे झगड़ा नहीं करना हो तो मुसलमान क्या करेगा, और अगर मुसलमान को झगड़ा ना करना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी माँ भी यही बात बोलती है कि दो जन के बीच में झगड़ा है, अगर एक आदमी झगड़ा करना ही नहीं चाहे तो दूसरा आदमी चाहे सर पीट ले, उसका झगड़ा हो ही नहीं सकता है ना। और जब झगड़े होना बंद हो जाते हैं तो अपने आप स्थिति शांत रहती है, चीजें अपनी व्यवस्था के अनुसार, सिस्टम के अनुसार चल सकती है। तो मेरा एक वसूल, मैंने भी उसी वसूल को मैं भी वो करता हूँ
कि अगर झगड़ा हो रहा है और मेरे को लग रहा है कि मेरा विवाद होना संभव है किसी के साथ, तो मैं उससे दूर हट जाता हूँ, बशर्ते उससे मैं झगड़ा करते रहूं। क्योंकि जब एक पक्ष झगड़ा करना बंद कर देता है तो ऑटोमेटिक व्यवस्था में झगड़ा होना संभव है ही नहीं। फिर भी हो जाती है, वो परिस्थिति और दुर्भाग्य है, लेकिन उसके रेशो बहुत कम है। ठीक है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है पूरे इस किताब में, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो तीन अंश थे, मशीनरी, वकील और डॉक्टर। उस पर उन्होंने जो कंटेंट्स रखे हैं महात्मा गांधी जी के लिए, वो बहुत गौर फरमाने वाले हैं। तो मेरे सभी साथी अब मेन कंटेंट्स पर आ जाए, क्योंकि मैं वहां पे वहां की व्यवस्था पर मुसलमान और हिंदू जो एक बड़ा इशू था, जिस कारण से अंग्रेज हम पर राज कर पा रहे थे, इसलिए मैंने उस बात को वहां पे रखा, वहां पर विचारधारा क्या थी उनकी। लेकिन जो अब अहम विषय है, जिस कारण से मैंने आज में ये टॉपिक में जोड़ा है, उस टॉपिक के बिहाफ पर मैं आप लोगों को वापस बोलूंगा कि अब आप जो है इसको थोड़ा सा गौर फरमाएं, अच्छे से ध्यान दें। हिंदुस्तान की दशा में वकीलों का, और जो समय अंग्रेजों ने हमको कानून दिए, उस कानून का क्या प्रभाव रहा, किस तरीके से गांधी जी ने खुद एक वकील होते हुए वकीलों की खिलाफ में बातें लिखी हैं इस किताब में, उसको समझने की कोशिश कीजिए। वो खुद वकील थे, सभी जानते हैं, उन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी, और उन्होंने जो 1909 की अपनी किताब लिखी, उसमें उन्होंने सबसे ज्यादा गंदी भर्त्सना वकीलों की और अदालतों की ही की है। ठीक है। और वो छोटे मोटे वकील नहीं थे, वो बड़े वकील थे। वो बकायदा देश में उन्होंने जब शुरुआत प्रैक्टिस की, उसके बाद वो बाहर विदेशों में भी गए थे उस प्रैक्टिस को करने के लिए, लेकिन उन्होंने सारी व्यवस्था को समझकर इसी व्यवस्था पर ही सवाल खड़े किए। क्योंकि अंग्रेजों की ये सबसे बड़ी हथियार थी, उनकी ये जो कानून प्रणाली उन्होंने बनाई थी 1857 के बाद, उन्होंने जिस तरीके से अंग्रेज डर गए थे, तो उन्होंने बहुत सारे कानून हमको इस देश में दिए, हमारे लिए बहुत सारे दिखावे के कार्यक्रम चालू किए, और उन दिखावों के कार्यक्रम में के जरिए से हमको गुलाम बनाने की कोशिश की। अब वो सीधे ना लड़के हमसे दूसरे तरीके से लड़ना चाहते थे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब लड़ाई हुई थी तो उसमें मरने वाला भी भारतीय था और मारने वाला भी भारतीय था। लड़ाई लड़ने वाले अंग्रेज जरूर थे, लेकिन मरने वाला और मारने वाला दोनों भारतीय था। तो नुकसान सिर्फ हिंदुस्तानियों को हुआ, नुकसान अंग्रेजों को भी हुआ। ठीक है। इसलिए 1857 की जो क्रांति थी, उसको 1947 की आजादी में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उसने उस समय की पूरी व्यवस्था को बदलाव कर दिया था। ठीक है। तो अब हिंदुस्तानों की दशा और वकील, 6:52 मेरे पास है टोटल 28 मिनट। 28 मिनट में मेरे को 5-5 मिनट में मैं इसको खत्म करता हूँ। अ, इसमें सवाल खड़ा हुआ कि आप कहते हैं कि दो आदमी झगड़े तब उसका न्याय भी नहीं कराना चाहिए, यह तो अजीब बात है। जब पुराना जो मैंने कंटेंट हिंदू मुस्लिम वाला लिया, उस कंटेंट में महात्मा गांधी जी का एक कंटेंट और आया था कि जब दो आदमी झगड़े तो उसके बीच में किसी को न्याय नहीं कराना चाहिए, है ना। तो ऐसा उन्होंने क्लियर कट नहीं कहा, लेकिन उस भावार्थ को पढ़ के, उस क्योंकि लंबा था इसलिए मैंने उस चीज को नहीं छेड़ा, तो भावार्थ उसका वही निकलता है। तो उस पर सवाल खड़ा आया कि आप तो ये समझ रहे हैं कि जब दो आदमी झगड़ रहे हो तो उनके बीच में न्याय नहीं कराना चाहिए, ये अजीब बात। तो अब इस पर जो उन्होंने बात कही कि वकीलों ने हिंदुस्तान को गुलाम बनाया। देखिए कंटेंट, देखिए कितना बड़ा उन्होंने यहाँ पर आरोप लगाया कि वकीलों ने हिंदुस्तान को गुलाम बनाया है, हिंदू मुसलमानों के झगड़े बढ़ाए हैं, और अंग्रेजी हुकूमत को यहाँ मजबूत किया है। आप ध्यान दिए कितना बड़ा कंटेंट है ये। वकीलों ने हिंदुस्तान को गुलाम बनाया है, हिंदू मुसलमानों के झगड़े बढ़ाए हैं, और अंग्रेजी हुकूमत को यहाँ मजबूत किया है। इस बात को उन्होंने एक्सप्लेन किस तरीके से किया है, देखिए। मैं बहुत सारे कंटेंट को तेजी से बढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं आप लोगों को, मैं अपनी की हुई रीडिंग में के कुछ महत्वपूर्ण अंश बता रहा हूँ, जिसको मैंने जिस तरीके से समझा है।
वकील तो आमतौर पर झगड़ा आगे बढ़ाने की ही सलाह देगा। लोग दूसरों का दूर करने के लिए नहीं, बल्कि पैसा पैदा करने के लिए वकील बनते हैं। आप बात समझ रहे हैं ना? वकील तो आमतौर पर झगड़ा आगे बढ़ाने की ही सलाह देगा। जब कोई दो लोग झगड़ा करने के लिए झगड़ा कर रहे हैं और वो उसके बाद वकील के पास जाएं, तो दोनों पक्ष के दोनों तरफ के वकील जो भी होंगे, वो तो दोनों अपने क्लाइंट को यही बोलेंगे कि भाई तुम सही हो, तुम्हारा झगड़ा तुम्हारा जायज है, तुमको इस पर लड़ाई लड़नी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, मैं तुम्हारे को इस मामले में जीत दिलवाऊंगा। यही कंटेंट करेंगे, यही बात को उन्होंने कहा, क्योंकि ये हिंदी संस्करण है। मेन इसका जो वो था बुक, वो गुजराती में थी। तो वकील तो आमतौर पर झगड़ा आगे बढ़ाने की ही सलाह देगा। यह लोग दूसरों का दुख दूर करने के लिए नहीं, बल्कि पैसा पैदा करने के लिए वकील बनते हैं। वह एक कमाई का रास्ता है, इसलिए वकील का स्वार्थ झगड़ा बढ़ाने में है। वह तो मेरी जानी हुई बात है। जानी हुई बात है का मतलब क्या है? क्योंकि वह तो खुद वकील थे ही, महात्मा गांधी जी। तो उनके लिए ये सारी बातें कोई अनभिज्ञ व्यक्ति तो नहीं थे कि झगड़े होते हैं और वकील खुश होता है। मतलब जब कोई झगड़ा होता है तो उससे वकील खुश होता है। इतना बड़ा आरोप भी इन्होंने अपनी किताब में लगाया है। तो इन्होंने गैर वजह तो नहीं लगाई है। चीजों को समझना पड़ेगा। मैं देखिए, मैं किसी वकील कौम या किसी के खिलाफ वाली कोई बात नहीं कह रहा हूँ। मैं तो इस किताब के कंटेंट की बात कह रहा हूँ, और इसमें महात्मा गांधी जी के जो विचार उन्होंने अपने इस किताब में लेके आए थे, उसको रखना बेशक जरूरी समझता हूँ। क्योंकि कई लोग अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए हैं, और उनको समझना होगा कि किन कारणों से उनका विरोध होता है और किस कारण से हमारे सिस्टम में बदलाव नहीं आ पा रहा है। इसलिए इन बातों को रखना बहुत जरूरी है। मैं किसी वकील भाई की या साथी की कोई बुराई नहीं कह रहा हूँ, उनके कोई खिलाफत नहीं कह रहा हूँ। इसलिए वकील का स्वार्थ झगड़ा बढ़ाने में है, वह तो मेरी जानी हुई बात है। जब झगड़े होते हैं तो वकील खुश होते हैं। मुख्तार लोग भी वकील की जात के होते हैं। मुख्तार मतलब जो आ, या तो आप नोटरी वाले समझ लीजिए, गवाह समझ लीजिए, या इस तरीके के ले लीजिए जो उस व्यवस्था में जुड़े हुए लोग रहते हैं। जहाँ झगड़े नहीं होते हैं वहां पर भी झगड़े खड़े कर देते हैं। मतलब जहां पर कोई झगड़ा है ही नहीं, कोई झगड़े का कारण नहीं है, आपके मन में आपने कोई इशू था, इशू लेके वकील के पास पहुंच गए, तो वो झगड़ा बना देते हैं। उनके दलाल जोक की तरह गरीबों लोगों के साथ चिपकते हैं। और उस समय क्या है कि वकीलों की इतनी ज्यादा वो नहीं थी, वो लोगों के साथ जा जाके जुड़ने की कोशिश करते थे, उनको न्याय की बातें करते थे और चिपक कर उनका ही खून चूस लेते हैं। वह पेशा ऐसा है कि उसमें आदमियों को झगड़े के लिए बढ़ावा मिलता ही है। देखिए, झगड़े के लिए बढ़ावा मिलता ही है, बोल मतलब नहीं मिलने का कोई उन्होंने शब्द ही नहीं छोड़ा, मिलता ही है कह दिया। अब उसके बाद भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है वकीलों के लिए। मैं बाकी चीजों पे नहीं जाऊंगा, मैं उन कंटेंट्स पर जाऊंगा जो समझने की और हमारे बीच में आने की बहुत जरूरत थी। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी अदालतें यहाँ ना होती तो वह क्या हमारे देश में राज कर सकते थे? क्या ये अदालतें लोगों के भले के लिए नहीं है? जिन्हें अपना सत्ता कायम रखनी है, वह अदालतों के जरिए लोगों के बस में रखते हैं। लोग अगर खुद अपने झगड़े निपटा लेते, तीसरे आदमी या उन पर अपनी सत्ता नहीं जमा सकता। मतलब अगर हिंदू मुसलमान भाई अपने झगड़े खुद निपटा लेते, या कोई भी झगड़ा करने वाले, जहां पर जो भी विवाद था, पंडारी विवाद था या कुछ भी विवाद था, या जो जातिगत विवाद थे या धर्म से जुड़े इशूज थे, जितने भी इशूज थे, अगर हम लोग खुद अपने आपस में निपटा लिए होते, तो अंग्रेज अपनी सत्ता इस देश में नहीं जमा सकते हैं। इसका भावार्थ यही है। फिर इसी तरीके से आप समझने की कोशिश करें। सचमुच जब लोग खुद मारपीट करके रिश्तेदारों को पंच बनाकर अपना झगड़ा निपटा लेते थे तो वह बहादुर थे। महात्मा गांधी जी ने क्या बोला कि जब घर में आपस में ये लोग पंच सलाह करके अपने बड़ों के जरिए से अपने झगड़े निपटा लेते थे, तब वो बहादुर थे। अदालतें आई और वो कायर बन गए। अदालतें आई और कायर बन गए। अदालतें कब से आई? 1857 की क्रांति के बाद से बहुत सारे कानून इस देश में अंग्रेजों ने, मैकाले, मार्ले, सब बहुत सारे जो उस समय के अंग्रेजों के वो थे, उन्होंने हमारे ऊपर थोपे हैं ये कानून।
और जो अदालतें आई हैं, उन अदालतों पे क्या टिप्पणी की गई कि अदालतें आई और वह कायर बन गए। लोग आपस में लड़कर झगड़े मिटाए, यह जंगली माना जाता है। मतलब हम लोग कोई भी आदमी झगड़ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, तो जंगली आदमी है। अब तीसरा आदमी झगड़ा मिटाता है तो क्या ये कम जंगलीपन नहीं है? और उस समय झगड़ा मिटाने का तरीका क्या होता था कि तीसरा आदमी आ रहा है, दो की लड़ाई में उनका जो स्वार्थ सिद्ध कर रहा है, मतलब अंग्रेजों का जो उन दोनों के झगड़े में जो स्वार्थ सिद्ध अंग्रेजों का करने के लिए उस समय काबिल है, अंग्रेज उसके पक्ष में जाके खड़े हो जाते थे और सामने वाले को निपटा देते थे। तो क्या ये जंगलीपन नहीं है? यहाँ पर उन्होंने इस बात को उठाया। क्या कोई ऐसा कह सकेगा कि तीसरा आदमी जो फैसला देता है वह सही फैसला ही होगा? कौन सच्चा है यह दोनों पक्ष के लोग जानते हैं। ठीक है, दो लड़ने वाला आपस में जानता है कि कौन सा पक्ष सही है और कौन सा गलत है। फिर भी हम भोलेपन में मान लेते हैं कि तीसरा आदमी हमसे पैसे लेकर हमारा इंसाफ करता है। पूरी की पूरी अदालत व्यवस्था पर, न्याय व्यवस्था पर जो उस समय अंग्रेजों ने हमको दी, उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं गांधी जी। उन्होंने क्या कहा, देखिए ध्यान से सुने। अंग्रेजी सत्ता की एक मुख्य कुंजी अदालतें हैं और अदालतों की कुंजी वकील है। अगर वकील वकालत करना छोड़ दे और वह पेशा वेश्या के पेशे जैसा नीचा माना जाए तो अंग्रेजी राज एक दिन में ही टूट जाए। एक दिन में टूट जाएगा। अब ये एक दिन में टूट जाएगा कि एक दिन टूट जाएगा, हो सकता है अनुवाद में कहीं मिस्टेक रही हो। ठीक है, तो उन्होंने इस पेशे को, वकीलों के पेशे को वेश्या के तरीके से कहा फिर से। ठीक है, फिर उन्होंने बोला जो शब्द मैं वकीलों के लिए इस्तेमाल करता हूं वही शब्द जजों को भी लागू होते हैं। ये दोनों मौसेरे भाई हैं और एक दूसरे को बल देने वाले हैं। अदालत मतलब जो न्यायालय में बैठा हुआ न्यायाधीश है, न्यायाधीश और वकील। क्योंकि अगर हम न्यायालय की उस समय के अंग्रेजों की जो बुक्स है जो आज भी हमारे प्रचलित में है, उसमें क्लियर कट परिभाषा न्यायालय और न्यायाधीश की दी हुई है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। तो न्यायाधीश और वकील पर उनका कंटेंट है, ये दोनों मिलकर जो है दोनों मौसेरे भाई हैं और एक दूसरे को बल देते हैं। अब उसके बाद उन्होंने जो दशा परिस्थितियों की बात की वो डॉक्टरों के साथ की कि उस समय डॉक्टर का क्या था। तो अब इसको मैं थोड़ा तेजी से खत्म करूंगा, मेरे पास समय है 7:02 हो गए, मतलब 18-19 मिनट बचे हैं। डॉक्टरों के बारे में जैसा आपको अभी मोह है, मुझे भी था। उन्होंने बोला कि डॉक्टरों के बारे में जैसा आप पहले सोच रहे थे, जो सोचते थे आप सोच रहे हैं, मैं भी वैसे ही सोचता था और उनको एक सम्मान की दृष्टि से देता था। लेकिन उन्होंने सोच बदल गई जब वो बड़े हुए और परिस्थितियों को, अंग्रेजों की परिस्थितियों के हिसाब से उन चीजों को उन्होंने समझा। तो उसके हिसाब से उन्होंने फिर बात लिखी कि डॉक्टरों के बारे में जैसा आपको अभी मोह है वैसे कभी मुझे भी था। एक समय ऐसा था जब मैंने खुद डॉक्टर होने का इरादा किया था और सोचा था कि डॉक्टर बनकर कौम की सेवा करूंगा। मतलब वो समझ रहे थे कि आप सोच रहे हैं कि डॉक्टर हमारी सेवा कर रहे हैं, ऐसा वो भी पहले मानते थे। लेकिन अब उन्होंने उस पर टिप्पणी की है, मेरा यह मोह अब मिट गया है। हमारे समाज में वैद्य का धंधा कभी अच्छा माना ही नहीं गया। इसका भान अब मुझे हुआ है। भान मतलब समझ या ज्ञान आई है मुझे कि मुझे अब हुआ है और उस विचार की कीमत मैं समझ सकता हूँ। अंग्रेजों ने डॉक्टरी विधा से हम पर काबू जमाया है। मतलब क्योंकि जो हम अंग्रेजी जो दवाइयां ले रहे हैं, एलोपैथिक दवाइयों को उन्होंने अंग्रेजी दवाइयों के बतौर उस बात को रखा है और क्या कहा है, जो जमाया है, डॉक्टरों में दंभ की कमी नहीं है। मतलब अहंकार की कमी नहीं है, दंभ की कमी नहीं है। डॉक्टरों में दंभ की भी कमी नहीं है। मुगल बादशाह को भरमाने वाला, मतलब गुमराह करने वाला एक अंग्रेज डॉक्टर ही था। ठीक है, उसने बादशाह के घर में कुछ बीमारी मिटाई, इसलिए वह उसे सिरों पांव मिला, मतलब उसको वहां पे तवज्जो मिल गई। अमीरों के पास पहुंचने वाले भी डॉक्टर ही हैं। मतलब जितने अमीर हैं इस देश में
उन अमीरों के पास पहुंचने के लिए जो रास्ता और पेठ जो अंग्रेजों ने बनाया, वो पेठ बनाने का तरीका डॉक्टर था। ऐसा जब इस पूरे उस चैप्टर को अपन पढ़ते हैं तो यह आरोप लगाए गए हैं इस हिंद स्वराज की किताब में। और मैं इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मैं बहुत सारी चीजों को नहीं लूंगा। मैं सीधा इस किताब में जब डॉक्टरों के बारे में आ रहा है, उसका मेन सारांश उन्होंने क्या रखा, हम डॉक्टर क्यों बनते हैं, यह भी सोचने की बात है। उसका सच्चा कारण तो आबरूदार मतलब इज्जतदार और पैसा कमाने का धंधा करने की इच्छा है। उनका मानना है कि डॉक्टर हम क्यों बनते हैं, सोचने की बात है, सोचने का कारण तो है आबरूदार और पैसा कमाने की इच्छा। इसमें परोपकार की बात नहीं है, मतलब इसमें कोई सेवा भाव नहीं है, क्योंकि मैंने ऊपर बड़ा बोला ना कि डॉक्टर के लिए वो पहले समझते थे कि कौम की सेवा के लिए होता है। अब उन्होंने जो फाइनली इस चैप्टर में डॉक्टरों के लिए जो सारांश निकाला, उस पे उन्होंने बोला कि डॉक्टर जो लोग बन रहे हैं, वो लोग सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनको आबरूदार मतलब समाज में एक ऐसा सर्वोच्च स्थान मिल जाए कि उनकी जो पकड़ हो वो बहुत अच्छी हो, उनको सम्मान हो, स्पेशल ट्रीट मिले उनको। और ये धंधा परोपकार का नहीं है, यह मैं बता चुका हूँ। इन्होंने फिर से इस बात को रिपीट किया, ये बात मैं बता चुका हूँ। उससे लोगों को नुकसान होता है। डॉक्टर सिर्फ आडंबर दिखाकर ही लोगों से बड़ी फीस वसूल करते हैं। आज भी हमारे साथ वही हो रहा है जो उस समय भी होता था, और उस समय जो होता है वो आज भी हमारे साथ हो रहा है। इस वास्तविकता के लिए इस कंटेंट को मैं लिया हूँ और मैं बताने की कोशिश किया हूँ कि हिंद स्वराज का हमारे लिए आज भी कितना बड़ा महत्व है। और हम जब अपनी बातों को सीधा अगर हम नहीं रख पा रहे हैं, तो इस हिंद स्वराज के डायलॉग्स को या कंटेंट्स को या इसके एक्सट्रैक्ट्स को लेकर भी हम अपनी बातों को अगर रखते हैं आगे, तो हमको बहुत सहायता मिल सकती है, क्योंकि गांधी जी की इस किताब को कोई भी क्लेम नहीं कर पाएगा और ये हमारे हित में होगा कि हम उनका नाम लेकर हम अपनी बातों को रखें। तो देखिए, मैं थोड़ी सी चालाकी पूर्ण बात आपको बोल रहा हूं, लेकिन मैं कुछ बातें सीधे आरोप डॉक्टरों पर, वकीलों पर, न्याय व्यवस्था पर नहीं उठा पा रहा हूं। तो मैंने इसकी चालाकी या रास्ता मैंने क्या खोजा है, हिंद स्वराज। और उसमें भले मैंने अपने बात को रखने के लिए गांधी जी को जरिया के तौर पे देख रहा हूं, लेकिन मैं उस बात पर विश्वास भी कर रहा हूं। मैं उस बात को अकारण नहीं रख रहा हूं, उनको जरिया बना जरूर रहा हूं अपनी बात को पहुंचाने के लिए, क्योंकि उनकी बात को लोग कटाक्ष नहीं करेंगे या उसका विरोध कम होगा, है ना। सिर्फ इसलिए अगर मैं करूंगा तो मेरा विरोध हो जाएगा। तो मैंने उनके ही कंटेंट्स को उठाकर अपनी बातों को रखने के लिए, क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, हमारी समस्या इस समाज में जीवन में बेहतर जीवन के लिए, और हमारे को बार बार पाला पड़ रहा है वकीलों से, अदालतों से, डॉक्टरों से, शिक्षा से, या बहुत सारी हमारी ऐसी जरूरतों को जो आज से 115 साल पहले गांधी जी ने इस किताब में लिखी हुई है। तो मैं उन बातों को रखने के लिए इन कंटेंट्स का इस्तेमाल करना अपने साथियों को सलाह दे रहा हूँ। आप भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी उपयोगी जानकारी मिलेगी। एक सेकेंड। ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, आडंबर दिखाकर ही लोगों से बड़ी फीस वसूल करते हैं और अपनी 1 पैसे की दवाई के कई रुपए लेते, क्योंकि उस समय हमारे रुपये की बहुत बड़ी वैल्यू हुआ करती थी। तो 1 पैसे का मतलब 1 पैसे की दवाई बोल रहे हैं, उसका 1 रुपया लेते थे, मतलब मल्टीपल कितना हो गया, 100 टाइम पैसा लेते। ये आरोप उन्होंने उस समय ही लगा दिया। जो विश्वास में और चंगे हो जाने की आशा में हम लोग डॉक्टरों से ठगे जाते हैं। जब ऐसा ही है, तब भलाई का दिखावा करने वाले डॉक्टरों से खुले ठग वैद्य नीम हकीम ज्यादा अच्छे। उन्होंने क्या बोला, जो एलोपैथिक, जो अंग्रेजों की लाई हुई एलोपैथिक व्यवस्था के जो डॉक्टर हैं, इससे ज्यादा खुले ठग वैद्य नीम हकीम ज्यादा अच्छे हैं। उस समय जो आयुर्वेदिक व्यवस्था के लिए जो नीम हकीम होते थे, बिना, जो आज भी गैर लाइसेंसी डॉक्टर के बतौर हम कई लोगों को देखते हैं, उसको गांधी जी ज्यादा अच्छा बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कम से कम इनका जो भाव रहता है, पैसा कमाना जरूर होगा, लेकिन वो ठग का धंधा नहीं कर रहे हैं। 1 पैसे की दवाई को 1 रुपए में नहीं बेच रहे हैं,
100 गुना आपसे फीस नहीं वसूल रहे, कोई आडंबर नहीं दिखा रहे हैं। वो अपनी यथासंभव समझ के हिसाब से, जानकारी के हिसाब से, उपायों के हिसाब से हमें इलाज दे रहे हैं। ऐसा विचार इस कंटेंट्स को पढ़ने से निकलता है। इसके बाद उन्होंने उस समय की सभ्यता पर भी कई बातें की। मैं उस पर बहुत ज्यादा नहीं लेता, लेकिन एक कंटेंट्स ले लेता हूँ। इस राष्ट्र में अदालतें थी, वकील थे, डॉक्टर वैद्य थे, लेकिन वह सब ठीक ढंग से नियम के मुताबिक चलते थे। सब जानते थे कि धंधे बड़े नहीं हैं। मतलब उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के आने से पहले भी हमारे पास अदालतें थी। वो अदालतें उस समय की व्यवस्था, मतलब हमारी जो पंच की व्यवस्था हो, न्याय व्यवस्था हो, या हमने आपस में कोई व्यवस्था बनाई हो, या जो राजा की व्यवस्था हो, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं थी हमारे पास, ठीक है। हमारे पास उसको बातों को रखने के लिए हमारे पास लोग भी थे, डॉक्टर वैद्य भी थे, लेकिन वह सब ठीक ढंग से नियम के मुताबिक चलते थे। सब जानते थे कि ये धंधे बड़े नहीं है, मतलब इसको धंधा जो है वो बड़ा नहीं मान के चलते थे। और वकील डॉक्टर वगैरह लोगों की लूट नहीं चलाते थे, वो कोई लूट नहीं मचा के रखते थे। जो हमारी पुरानी पारंपरिक व्यवस्था थी, वह लोग तो आश्रित और पनाहगीर थे। वो लोगों को आश्रय देने वाले लोग थे। वह लोगों के लिए मालिक बनकर नहीं रहते थे। इंसाफ काफी अच्छा होता था। अदालतों ने में ना जाना यह लोगों का ध्येय और मकसद था। उस समय अदालतों में ना जाना पड़े, मतलब राजा के पास ना जाना पड़े या किसी उसके पास ना जाना पड़े, जो मुगलों की व्यवस्था में थे, है ना। तो उनके पास ना जाना पड़े, ऐसा मकसद होता था। उन्हें भरमाने वाले स्वार्थी लोग नहीं थे। कोई आपको ये नहीं बोलता था कि आप झगड़ा हो गया तो जाके आप उनके पास जाओ, न्यायालय में जाओ, अपनी बातों के लिए झगड़ा करो। इतनी सड़न भी सिर्फ राजा और राजधानी के पास ही थी। मतलब अगर इस तरीके की कोई व्यवस्था थी तो सिर्फ राजा और राजधानी के पास ही थी। आम प्रजा तो स्वतंत्र रहकर अपने खेत का मालिकी हक भोगती थी। उसके पास सच्चा स्वराज। उन्होंने क्या बोला? अब ये स्वराज की बात उन्होंने की कि सच्चा स्वराज था। तो मतलब आप समझ सकते हैं ना। मैं बहुत ज्यादा उसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी कंटेंट्स जो हैं कई उठाने लायक है भी और कई उठाने लायक नहीं भी है, पर आप लोगों के विचार करने लायक हर कंटेंट है। उसके बाद उन्होंने सेकंड पैरा की शुरुआत में क्या बोला? और जहां ये चंडाल शैतानी सभ्यता नहीं पहुंची है। आप समझ सकते हैं, उन्होंने डायरेक्टली सभ्यता पर बातें नहीं कही हैं, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली सब बातें कही हैं। जहां ये चंडाल शैतानी सभ्यता नहीं पहुंची है, वहां हिंदुस्तान आज भी वैसा ही है। क्योंकि आज भी हम जब एक तो समय के बाद भी हम देश के हर हिस्से में अपने लोगों के पास नहीं पहुंच पाए हैं। आज भी जंगल में बहुत सारे जाति हैं, प्रजाति हैं, बहुत सारे वो है व्यवस्था, जहां तक आज भी हमारी व्यवस्थाओं की पकड़ नहीं है, कानून व्यवस्था की। तो उस समय तो बहुत दूर की बात थी। तो आज भी वैसा ही है हिंदुस्तान। ये बात उन्होंने समझाने की कोशिश की है, और इसी को हमारी सभ्यता के बतौर उन्होंने बताया है। उन्होंने तो ये भी बोल दिया कि ये सब जो लोग रेल के आने से, इसके आने से जो फायदा बता रहे हैं, गिना रहे हैं, ये उल्टा हमारे लिए तकलीफ की सबब है। हिंदुस्तान कैसे आजाद हो? तो हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए उन्होंने आपको लड़ने की कोई सलाह नहीं दी है। उन्होंने बोला है कि जो अंग्रेज हमें गुलाम बनाने के लिए जो भी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, हमको उसका जहां तक संभव हो उसका विरोध करना चाहिए। क्योंकि अगर वो हमारे यहाँ देश में व्यापार करने आए हैं, हमारे को कंगाल बनाने आए हैं और यहाँ की संपदा यहाँ से लेकर जाने के लिए आए हैं, तो निश्चित तौर पर जो उनकी जो जरिए हैं, जो हमारे को जो गलत जानकारी दे रहे हैं, गलत शिक्षा दे रहे हैं, गलत रास्ते में लेके जा रहे हैं, हमको कायर बना रहे हैं, हमारे को चीजों को भ्रमित कर रहे हैं, उन सभी चीजों को उसमें उन्होंने लिया। उन्होंने उस समय इटली की कुछ परिस्थितियां होंगी उसको हिंदुस्तान के साथ मैच किया है। फिर उन्होंने गोला बारूद पर बातें की हैं। उन्होंने बोला कि बहुत ज्यादा नहीं है, इसको ले लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि 1857 की घोषणा बलवे के अंत में लोक शांति कायम रखने के लिए की गई है। क्या है कि पाठक ने सवाल उठाया कि डर से दिया हुआ डर रहे तक टिक सकता है। अपने विचित्र बात कही, जो दिया सो दिया,
फिर कैसे हेरफेर हो सकता है। तो इस बात पर कह रहे हैं कि 1857 की घोषणा बलवे के अंत में लोगों को शांति कायम रखने के लिए की गई। मतलब 1857 की जो लड़ाई थी उसको रोका और शांति कायम करने की बात लोगों को भ्रम के बतौर की गई थी। जब शांति हो गई और लोग भोले दिल के बन गए, मतलब इन्होंने बोला कि जब लड़ाई बंद हुई और लोग वापस शांत हो गए और वापस उसी तरीके से भोले बन गए, बदल गया, तो अगर मैं सजा के डर से चोरी ना करूं तो सजा का डर मिट जाने पर चोरी करने की मेरी इच्छा होगी और मैं चोरी करूंगा। उन्होंने फिर से इनके बनाए हुए कानूनों पर, जो उस समय उन्होंने सीआरपीसी, अदालत, न्यायालय, एविडेंस के लिए जितने भी कानून बनाई थे, उस पर फिर से उन्होंने सवाल खड़ा किया और उन्होंने बोला, क्या बोला कि सजा का डर मिट जाने पर चोरी करने की मेरी इच्छा होगी। मतलब अगर किसी को, अपराधी को आप जेल में डाल दोगे, उसको चोर बना दोगे, उसको घोषित कर दोगे कि तुम चोर हो, तो फिर वो वापस एक ईमानदार आदमी बनने की उसकी इच्छा खत्म हो जाएगी और वो फिर से, उसको मजबूरी में हो या इच्छा में हो, वो वापस फिर चोरी करेगा। ऐसी व्यवस्था अंग्रेजों ने हमको दी है। इस बात को उन्होंने यहाँ पर उठाया है। फिर उन्होंने क्या बात आई, आपको यह बात खिलाफ जाती है, आपको ये नहीं लगता कि आपको स्वीकार करना होगा कि अंग्रेजों ने खुद जो कुछ हासिल किया है वो मार काट करके ही हासिल किया है। आप कह चुके हैं कि मार काट करके उन्होंने जो कुछ हासिल किया है वह बेकार है, यह मुझे याद है। इससे मेरी दलील को धक्का नहीं पहुंचता। अब वो बोल रहे हैं कि मार काट करके पूरा नहीं करेंगे, चोर मेरे घर में घुस गए तब मैं क्या साधन पर विचार करूं, ये सवाल किया गया। तो उन्होंने बोला, महात्मा गांधी जी की जो इसमें वो थे कंटेंट्स थे कि जैसा चोर होता है उसके हिसाब से आपको निर्णय लेना होता है और इन चोरों को तो देश से बाहर निकालना ही पड़ेगा। उन्होंने इस पूरे चैप्टर में दिया है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है इसलिए मैं इसको अभी नहीं ले रहा हूँ। अब उन्होंने सत्याग्रह और आत्मबल की बात पर अपने विचार रखे और कवि तुलसीदास जी का एक लिया, दया धर्म को मूल है, पाप्युल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए, जब लग घट में प्राण। तो उन्होंने बताया कि दया बल आत्मबल है, सत्याग्रह है और इस बल के प्रमाण पर पग पर हम दिखाई देते हैं। ये बल नहीं होता तो पृथ्वी रसातल में नहीं पहुंच गई। ये बात उन्होंने अपने इस किताब में लिखी है, रखा है। बाकी देश विदेश की बहुत सारी बातें उन्होंने इस किताब में की है, कानून व्यवस्था पर बातें की हैं। उन्होंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि सत्याग्रह के लिए जो हिम्मत है और बहादुरी चाहिए, वह तोप का बल रखने वाले के पास हो ही नहीं सकती। क्या आप यह मानते हैं कि डरपोक और कमजोर आदमी नापसंद कानून को तोड़ सकेगा? क्योंकि सवाल क्या आया था कि सत्याग्रह कमजोर आदमियों के लिए काफी काम का है, लेकिन जब वे बलवान बन जाएंगे तो वह तोप हथियारों को ही चलाना चाहेंगे या चाहिए। तो गांधी जी ने बोला कि सत्याग्रह जो है तोप और बल वालों से भी ज्यादा बड़े वाली बात है, क्योंकि जिनके पास तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं, उनके पास होने के बावजूद हम ये जान रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है और हम मारे जाएंगे, है ना, उसके बावजूद भी हम अपनी लड़ाई को निर्भीकता के साथ लड़ रहे हैं, बिना लड़े, बिना हिंसा का सहारा लिए। तो ऐसे जो डरपोक और कमजोर जो व्यक्ति हैं, है ना, आप जिन्हें बता रहे हैं, उसके लिए सत्याग्रह करना संभव ही नहीं। इसको करने के लिए आपको हिम्मत और बहादुरी चाहिए। ठीक है, उनके लिए, तरीके के लिए यही कहना ठीक है, सत्याग्रही जो कहेगा कानून उसे पसंद नहीं है, उसे स्वीकार नहीं करेगा, उसे तोप के मुंह में बांधकर उसकी धज्जियां उड़ा दीजिए। ठीक है, देखिए मैं जल्दी से खत्म कर रहा हूँ, मेरे पास 3-4 मिनट ही है। कहीं चल रहे तो लापरवाह की जरूरत है। आप मेरी बात को समझ चुके हैं? सत्याग्रह पर जमीन जायदाद का, झूठी इज्जत का, सगे संबंधियों, राज दौरान सब कुछ, इसके लिए उन्होंने जमीन जायदाद, झूठी इज्जत, सगे संबंधियों, राज दरबार
शरीर के पहुंचने वाली चोटों और मरण का अभय हो, मतलब उसका डर खत्म हो जाए, तभी वो सत्याग्रह का पालन कर सकता है। इस बात को उन्होंने उठाया है। जो साथी ये सोच रहे हैं कि हम अपनी लड़ाई को अहिंसावादी तरीके से वो कर सकते हैं, उनके लिए सत्याग्रह का चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। अब उन्होंने शिक्षा के टॉपिक पर बात की है। शिक्षा का महत्वपूर्ण टॉपिक था, समय बहुत लगना है इसलिए मैं इस बात को नहीं उठा रहा हूं, पर भी मैं एक शॉर्ट में इस बात को ले रहा हूं कि मैंने वह ज्ञान हासिल किया, उससे मुझे क्या फायदा होगा। उन्होंने सवाल किया कि मैंने सारी दुनिया के सारे ज्ञान को समझ लिया, सारी पढ़ाई कर ली, तो उससे मुझे फायदा क्या होगा। जो अंग्रेज हमें दे रहे हैं, अंग्रेज उनको हमें क्या है, बहुत सारे ज्ञान हमारे लिए शिक्षा में नई नई चीजें लेके आए, और उसके जरिए से वो हमको जिस तरीके से हमारी मानसिकता के साथ खेल रहे हैं, उस पर भी गांधी जी ने इस किताब में सवाल खड़े किए हैं और उनसे पूछा है कि वास्तविकता की जो हमको शिक्षा मिलनी चाहिए थी, वो हमको गलत शिक्षा मिल रही है। इस पर पाठक के सवाल आए कि अगर अक्षर ज्ञान और उच्च शिक्षा नहीं पाई होती तो आप भी ये सब बातें नहीं समझा पाते। तो उस पर गांधी जी ने कहा कि अगर मैंने ऊंची या नीची शिक्षा नहीं पाई होती तो मैं नहीं मानता कि मैं निकम्मा आदमी हो जाता। मतलब वो बोल रहे हैं कि अगर मैं ऊंची या नीची शिक्षा नहीं पाया होता तो भी मैं निकम्मा आदमी नहीं होता। अब ये बातें कहकर मैं उपयोगी बनने की इच्छा रखता हूँ। मतलब उन्होंने ये बात बोला कि मैं मेरी कला या काम से मैं उपयोगी बनने की इच्छा रखता हूँ, ना कि शिक्षा मेरे लिए मुझे निकम्मा बनाने का काम करती या मैं मुझे बेकार कर दी। वहां ने उन्होंने सीधा मैकॉले की शिक्षा पद्धति पर सवाल खड़े किए, शिक्षा प्रणाली पर। मैकॉले ने शिक्षा की जो बुनियाद डाली है वह सचमुच गुलामी की बुनियाद थी। उसने इसी इरादे से अपनी योजना बनाई थी, ऐसा मैं नहीं सुझाना चाहता। मतलब उन्होंने एक लाइन पे तो उनका विरोध भी कर रहे हैं और दूसरे लाइन पर ऐसा कोई सुझाव भी नहीं देना चाह रहे, क्योंकि सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं वो प्रेशर में, उनके ऊपर भी प्रेशर रहा हो, तो उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से उन्होंने जो बातों को रखी है बहुत निर्भीकता के साथ रखी है, और जितना रखी है वो जरूरत से ज्यादा रखी है। इसी कारण ये प्रतिबंध लगाई गई थी इस किताब पर। तभी लोगों को, जब इतनी व्यवस्थाओं पे उन्होंने जो बातें रखी हैं उनको प्रेरित किया है लोगों को, और इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और जिस शिक्षा को अंग्रेजों ने ठुकरा दिया, अब उन्होंने इस बात को भी कहा है कि जिस शिक्षा को स्वयं अंग्रेजों ने ठुकरा दिया है, उसे हम अपना श्रृंगार बना रहे हैं और उन्हें विद्वान कहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो आप लोग इस किताब को पढ़ लीजिएगा। मशीनों पर, यंत्रों पर सवाल खड़ा किया उन्होंने। मैं शॉर्ट में बोल दूं कि उन्होंने एक बात बोली कि जो यंत्र है, मशीनों के जरिए से हमें गुलाम बनाया जा रहा है, हमको कामचोर बनाया जा रहा है। हम जो है इन चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं कि जो मशीनरीज आ रही है इससे बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारे की जो व्यवस्था है उसको हमको बीमार बनाया जा रहा है, हमको कमजोर किया जा रहा है। तो उन्होंने यंत्रों पर बहुत बड़ा वो किया, इस पे बहुत उनका विरोध भी हुआ, लेकिन उन्होंने उस बात को बहुत अच्छे से समझाया है। और उन्होंने फाइनली, जब आप कंक्लूजन पर जाएंगे, तो उन्होंने बोला कि मशीनें सिर्फ उतनी होनी चाहिए जिससे सिस्टम चलता रहे,